please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीन शेफगन और आप इस समय देख रहे हैं आर पार का बेहद एक्सप्लोसिव एडिशन लाइव। कल महाराष्ट्र पुलिस ने बड़ा एक्शन करते हुए अलग अलग शहरों में 5 बड़े लोगों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सियासत में हड़कंप मच गया। इन सभी लोगों पर नक्सलियों से रिश्तों का गंभीर आरोप है। पुलिस कह रही है कि इन सबके तार कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव की हिंसा तक से जुड़े हुए हैं, जिसकी जांच के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की साजिश का भी खुलासा हो चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक इन्हें नजरबंद रखने का कड़ा आदेश दिया है। लेकिन बड़ा सवाल सियासत का है और सियासत में सबसे पहले राहुल गांधी उतरे और आरोप लगाया कि मोदी सरकार चाहती है कि देश में सिर्फ आरएसएस नाम का एनजीओ ही चले। तो उधर बीजेपी ने कहा विपक्ष नक्सलियों को ऑक्सीजन देना बंद करे, क्योंकि यह राष्ट्रहित की बात है। आज इस तमाम मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नक्सल मुक्त भारत कब होगा? और यह लड़ाई आम नहीं है, यह राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद की लड़ाई है। देश को निर्णय करा है कि देश कहां खड़ा है। ये वो 5 हाई प्रोफाइल लोग हैं जिन्हें नक्सलियों से रिश्तों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने कहा मामले की अगली सुनवाई 6 सितंबर को होगी। तब तक इन्हें सिर्फ हाउस अरेस्ट रखा जाएगा। इस पूरे मामले के तार जुड़े हैं भीमा कोरेगांव हिंसा से, जिसकी जांच के दौरान पीएम मोदी की हत्या की साजिश वाली सनसनीखेज चिट्ठी भी सामने आई थी। 18 अप्रैल को रोना जैकब द्वारा कॉमरेड प्रकाश को लिखी चिट्ठी में कहा गया था, मोदी की अगुवाई में बीजेपी बिहार और बंगाल को छोड़ करीब 15 से ज्यादा राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। अगर इसी तरह से रफ्तार आगे बढ़ती रही तो माओवादी पार्टी को खतरा हो सकता है। इसलिए वो सोच रहे हैं कि एक और राजीव गांधी हत्याकांड की तरह घटना की जाए। भीमा कोरेगांव हिंसा के मामले में जांच आगे बढ़ी तो ये 5 बड़े चेहरे सवालों में घिर गए और फिर शुरू हुई सियासत। राहुल ने ट्वीट किया, भारत में केवल एक ही एनजीओ के लिए स्थान है और उसका नाम आरएसएस है। दूसरे सभी एनजीओ को बंद कर दो, सभी दूसरे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में डाल दो और शिकायत करने वालों को गोली मार दो। सिर्फ एक एनजीओ रहेगा जो आपकी विचारधारा का है और आपकी ही विचारधारा लोग बोले। अगर आपकी विचारधारा जो सांप्रदायिकता से भरी हो, देश के खिलाफ हो, उसका खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आप उसे देशद्रोह मानेंगे। This is an attack on the democratic rights and civil liberties of all those who are working for the cause of the Dalit. लोगों तो कोर्ट वोट तो कुछ समझ में नहीं आती, वो तो लोकतंत्र के कुछ मानते भी नहीं है। नहीं, प्रकाश कराट तो कम्युनिस्ट है, उसको क्या पता है। देशद्रोही काम करोगे तो पकड़े जाओगे। मैं सुधा भारद्वाज को बहुत पहले से जानता हूँ। अब ऐसे लोगों को आप गिरफ्तार करके डाल दीजिए तो ये क्या मतलब है? मुहावरा गढ़ा है अर्बन नक्सल्स, और अर्बन नक्सल के नाम पर जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उन लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो कोई पॉलिटिकल कार्रवाई नहीं है, ये तो नक्सलवाद के खिलाफ जब कोई एविडेंस होते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेना, ये हमारा कर्तव्य है। सवाल ये कि क्या नक्सलवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अपने अपने तरीके से हर दल सियासत कर रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, नक्सल मुक्त भारत कब? और आज विश्लेषण राष्ट्रवाद वर्सेस नक्सलवाद का विश्लेषण सुनिए। विरोध करना जायज, लेकिन विरोध का दायरा बेहद जरूरी है। किसी को मारकर विरोध नहीं हो सकता। लोकतंत्र में अलग अलग विचारों का सम्मान बेहद जरूरी है, वो कोई भी विचार हो। संवेदनशील मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए सियासत। नक्सलवाद जैसे मुद्दे से सियासत थोड़ी दूर रहनी चाहिए, माओवाद जैसे मुद्दे से सियासत दूर रहनी चाहिए, क्योंकि ये देश हित का सवाल है। इसके अलावा विरोध के नाम पर देश हित से समझौता नहीं होना चाहिए। बुद्धिजीवियों के विरोध में साजिश की क्या मिलावट है? क्या इसमें एक बड़ी प्लानिंग है? जैसा रोना विल्सन की चिट्ठी में आया था कि राजीव गांधी जैसा असैसिनेशन
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माओवादी विचारों का आतंक है, या फिर जैसा कुछ विपक्षी दल कह रहे हैं ये इस सरकार का आतंक है? इस सवाल से मैं डिबेट को ओपन करता हूं। मेरे साथ आज तमाम लोग जुड़ रहे हैं। मेरे साथ स्वामी अग्निवेश हैं इस चर्चा के अंदर, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर संबित पात्रा इस डिबेट के अंदर, चरण सिंह सापरा हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है, दिनेश वार्ष्णेय हैं, नेता सीपीआई के, उनका स्वागत है, पल्लवी शर्मा है, एडवोकेट है, उनका स्वागत है, मेरे साथ प्रोफेसर डीयू के संजय सिंह हैं, और मेरे साथ इंडिया फर्स्ट इंडिया फाउंडेशन की शुभराष्ट्रा है, उनका भी स्वागत है। मैं डिबेट को स्वामी अग्निवेश ओपन करता हूं और सवाल सीधा पूछता हूं, यह माओवादी विचारों का आतंक है या सरकारी आतंक है? आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह साफ साबित हो गया है कि सरकारी आतंकवाद किस हद तक जा सकता है कि लोगों को फटाफट छापा मार के और गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ एक ऐसा आरोप मढ़ दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश चल रही है। यदि सरकार के पास, पुलिस के पास कोई इस प्रकार का पुख्ता सबूत होता तो आज वो सुप्रीम कोर्ट को दे सकते थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का मौका और दिया, अगले बृहस्पतिवार तक आइए बताइए। तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है इन 5 में से किसी को भी अपनी कस्टडी में या जुडिशियल कस्टडी में ले जाने का। उनको उनके घर में रहने दीजिए, उनको हाउस अरेस्ट के रूप में रखिए, लेकिन आप इनको अपनी कस्टडी में नहीं ले सकते। एक बहुत बड़ा करारा तमाचा है सरकार के, पुलिस के मुंह पर। उनको शर्म आनी चाहिए, उनको माफी मांगनी चाहिए एक तरीके से। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कही है कि डेमोक्रेसी के अंदर सरकार, मुझे बात पूरी करने दो, मेक योर पॉइंट। वो ये है कि सरकार की आलोचना करना जी डेमोक्रेसी के अंदर एक डिसेंट जो होता है वो सेफ्टी वॉल्व का काम करता है। आप उसको सरकार की आलोचना को देश के विरोध में मत ले जाइए, देशद्रोह की संज्ञा मत दीजिए, नक्सलवाद की संज्ञा मत दीजिए, माओवाद की संज्ञा मत दीजिए, और उसको टेररिज्म आतंकवाद की संज्ञा मत दीजिए। तो ये दोनों चीजों को आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया है। जी हमें उसका आदर करना चाहिए। जी ओके, संबित पात्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड, शुभराष्ट्रा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा, फर्स्ट यू मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, एक बात याद रखना चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि डेमोक्रेसी में डिसेंट के लिए स्थान होता है और होना भी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला डिसेंट और डिसइंटीग्रेशन में फर्क होता है। जो लोग देश को डिसइंटीग्रेट करना चाहेंगे, स्वाभाविक रूप से देश का संविधान, देश का आईन उनके खिलाफ काम करेगा। देखिए मेरे हाथ में एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, और ये दस्तावेज हमारे सरकार का नहीं है। ये यूपीए 2 ने ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में इन्हीं लोगों के खिलाफ दिया था। देखिए ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से अधिकांश लोग यूपीए के समय भी गिरफ्तार हुए। जो स्वामी अग्निवेश कह रहे हैं ये सरकारी आतंक है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, स्वामी अग्निवेश जी को तो मैं बहुत प्यार करता हूं, बहुत अच्छे आदमी है, मगर उनको हमेशा ही सरकार जो है वही आतंकवादी नजर आती है। मगर आतंकवादी उनको मानव अधिकार के दूत नजर आते हैं, मगर फिर भी मैं उनको बहुत प्यार करता हूं। कोई बात नहीं है, वो कहें, मगर मैं तथ्यों के साथ इन विषयों को रखूंगा। और देखिए मैं ये तथ्य लेके आया हूं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का 27 जून 2013 का है। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी। 6 वर्ष जेल में रहने के बाद वर्मोन गोंजाल्विस, जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनको छोड़ा गया। 2007 मई में राहुल गांधी की उस समय की कांग्रेस सरकार ने उनका गिरफ्तार किया था। वो कन्विक्ट भी हुए और वो जेल भी गए। उस समय तो कोई इमरजेंसी नहीं लगी थी, सरकार का कोई आतंकवाद नहीं था। आज गिरफ्तार हो गए तो ये सरकार आतंकवादी हो गई। बहरहाल दूसरा विषय, देखिए मैं आपको एक वारा राव जो गिरफ्तार हुए हैं, आप जानते हैं 4 बार इनकी गिरफ्तारी कांग्रेस के समय हुई और 2 साल वो जेल में बिता के आए। बारा राव, मैं ये अग्निवेश जी से पूछना चाहूंगा, स्वामी जी इसका जवाब दीजिए। जवाब बारा राव कहते हैं कि बारा राव कहते हैं कि ये जो पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है इसको समाप्त करना होगा, इलेक्शन बंद करना होगा, और उसके लिए हमें अपने हाथों में आर्म्स लेना होगा। और ये इंटरव्यू इन्होंने रेडिफ में दिया है। संबित की बात का जवाब स्वामी अग्निवेश जी इस बात से सहमत हैं? ठीक है अग्निवेश जी, 50 सेकंड आपके पास, आप अपनी 50 सेकंड में बात रखिए, फिर संबित पात्रा आपको मैं लेता हूं। स्वामी अग्निवेश। मैं इस बात से सहमत हूं कि यदि वरावर राव ने कहीं भी हथियार लेकर के और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की बात कही है
तो हमारे संविधान के खिलाफ है, हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उनके खिलाफ यदि पहले भी गिरफ्तारी हुई है तो उसमें सज़ा क्यों नहीं मिली पूरी उनको, और अब भी गिरफ्तारी कोई करना चाहे तो पूरे प्रमाणों के साथ करे। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि हम अपने देश में इस प्रकार की ताकतों को, वो चाहे किसी भी विचारधारा के नाम से, हम पनपने नहीं दे सकते। लेकिन मुझे ये कहना है कि पहले गिरफ्तार हुए थे, छूट गए वो, तो जरूर कुछ न कुछ उस गिरफ्तारी के उस काम में कमी रही होगी, झूठे आरोप गढ़े गए होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं, अभी भी आपने गिरफ्तार किया है तो उनके ऊपर आरोप ये गढ़ दिया है कि भीमा कोरेगांव के संदर्भ में उन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या की साजिश रची। ये जो है ना, इतनी बड़ी साजिश की बात कहना और केवल उस लैपटॉप के उस एक चिट्ठी ईमेल के आधार पर कहना, ये गलत है। पर वो चिट्ठी भी छोटी मोटी नहीं थी स्वामी अग्निवेश, जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री के असैसिनेशन की बात थी। ओके सुब्रास्ता, रिस्पॉन्ड टू स्वामी अग्निवेश। संबित, आई विल कम बैक टू यू। पल्लवी, आई विल कम टू यू। चरण सिंह साहब, आई विल कम टू यू। सुब्रास्ता, मैं स्वामी अग्निवेश जी ने अपने वक्तव्य के दौरान जो कहा, उसमें उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया, सरकारी आतंकवाद का। मैं इस देश की नागरिक हूं, एक ऑनेस्ट टैक्स पेइंग सिटीजन हूं, और मुझे अपनी सरकार पे इस तरह के आरोप बिल्कुल ही भद्दे लगते हैं जब तक इन लोगों के पास पुख्ता तथ्य और सबूत ना हो कि वो मेरी सरकार को आतंकवादी बताएं। आतंकवादी कौन है स्वामी अग्निवेश? आप, पहली बात तो एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए दर्शकों को, ये स्वामी अग्निवेश जी हरियाणा से कांग्रेस के एमएलए रह चुके हैं। आज राहुल गांधी जी किस तरह से माओवादियों और अर्बन नक्सल्स के बिल्कुल ओपन सपोर्ट में आकर खड़े हुए हैं, वो सबको मालूम है। कभी नहीं रहा। तो ये जो इंसीडियस नेक्सस है, मैं कभी कांग्रेस का एमएलए क्या कुछ भी नहीं रहा। ये लोग बात करते हैं जस्टिस कांग्रेस की सरकार और नीतियों के खिलाफ इमरजेंसी में जेल में रहा। सुन लीजिए स्वामी जी, जस्टिस चंद्रचूड़ की जब आपने बात की तो आपने कहा, और ठीक करूं, मैं मतलब करेक्ट कर रहा हूं आपको, मैं आपको ये करेक्ट कर रहा हूं, मैं कभी कांग्रेस का एमएलए नहीं रहा। जब होगा तो हमारी डेमोक्रेसी ही नहीं होगी। तो आप किस विरोध के बचाव की बात कर रहे हैं स्वामी अग्निवेश जी? ठीक है, आपका तो लॉजिकल फ्लॉ है आर्ग्यूमेंट में। ठीक है, स्वामी अग्निवेश को जवाब दे लीजिए, 40 सेकंड। झारखंड में कुछ दिनों पहले जब आप गए तो एक कंट्रोवर्सी हुई, नहीं लिंचिंग हुई इनकी, इनको मारने की कोशिश हुई वहां पर। सुब्रास्त्रा, ओके, स्वामी अग्निवेश, इनको मारने की कोशिश हुई या नहीं हुई, मैं ये कह रहा हूं कि मैं कभी कांग्रेस का एमएलए नहीं रहा। एक चीज बता दूं आमिष देवगन जी, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग यहाँ पर आज टेलीविजन स्टूडियो में हुआ, सरकारी आतंकवाद को कहा गया, जवाब सुन लेते ना, आपने अपनी बात को कह लिया। सुब्रास्त्रा, आपने अपनी बात को कह लिया, आपने 1 मिनट लगा के अपनी बात को कहा, किसी ने आपको रोका टोका नहीं। अब स्वामी अग्निवेश को 40 सेकंड अपनी बात रखने दीजिए, फिर मैं बस बाकी पैनलिस्ट भी इंतजार करने हैं। स्वामी अग्निवेश जी, टाइम लैग है इसलिए समझ नहीं आ रहा। अब मैं हमारी बहन को मैं करेक्ट करना चाहूंगा बड़ी विनम्रता से कि मैं कभी कांग्रेस का एमएलए नहीं रहा। मैंने 1968, 69, 70 से जो काम करना शुरू किया हरियाणा में, कांग्रेस की नीतियों का विरोध करता रहा। 11 बार मैं कांग्रेस की सरकार में जेल में रहा। इमरजेंसी के दौरान 13 महीने अम्बाला सेंट्रल जेल में रहा। और मैं कभी भी किसी भी सरकार में जिस पार्टी के मिनिस्टर भी था उसकी भी गलत नीतियों का मैंने विरोध किया। जनता पार्टी की, अपने मुख्यमंत्री भजन लाल का विरोध किया, और मैंने इस्तीफा दे करके गरीब मजदूरों के साथ खड़ा हुआ। बंधुआ मजदूरों का आंदोलन मैंने खड़ा किया। तो खैर, मेरे बारे में जानकारी आप पूरी कर लीजिए, फिर बोलिए ये बातें। दूसरी बात, मैंने जिस संदर्भ में ये बात कही है, यदि सरकारी आतंकवाद शब्द ठीक नहीं है तो मैं वापस लेता हूं, उसमें कोई झगड़े की बात नहीं है। मुझे कुल मिलाकर के ये कहना है कि सरकार को अपने कदम बहुत फूंक करके उठाने चाहिए, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी संवैधानिक मशीनरी होती है। उनका एक छोटा सा भी कुछ गलत कदम उठाना पूरी व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा देता है। इसलिए व्यक्ति की तुलना में या कोई संगठन एनजीओ की तुलना में सरकार के द्वारा उठाया गया कदम बहुत जबरदस्त गंभीर होता है। इसके परिणामों को इनको चिंता जरूर होनी चाहिए। क्या हम सरकार पर ही सवाल खड़ा करेंगे या फिर ये 5 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं इन पर भी कोई सवाल खड़ा करेंगे? सारे सवाल सरकार पर ही हैं क्या? ये तो सोचना होगा हमें। नहीं, सरकार के ऊपर इसलिए हैं जी कि आज सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये कहा, सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि इनको आप गिरफ्तार करके जुडिशियल कस्टडी में या पुलिस कस्टडी में मत ले जाइए, इनको इनके घर में रहने दीजिए, हाउस अरेस्ट दिखाइए। अगले हफ्ते
आइए अपने सबूत के साथ, फिर हम देखेंगे कि आपने ये सही कदम चरण उठाया, सिंह गलत सापरा। कदम मैं उठाया। कांग्रेस के नेता के पास चलता हूं, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास चलता हूं, फिर मैं संबित आपके पास आऊंगा और पल्लवी आपके पास भी आऊंगा। चरण सिंह सापरा, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जीएन साई बाबा को जब आप लोगों ने गिरफ्तार किया था तब कुछ नहीं था, कोबाड़ गांधी को जब आप लोगों ने गिरफ्तार करा तब कुछ नहीं था, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी, तब इमरजेंसी नहीं लगी थी, अब इमरजेंसी क्यों लग गई? बताइए, ये सिलेक्टिव अप्रोच क्यों? आपके तो अपने सबसे बड़े नेता अमित जी, आपके तो अपने सबसे बड़े नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह कह चुके हैं कि इस मुल्क के नंबर 1 दुश्मन माओवादी हैं। आरपीएन सिंह ने क्या कहा था वो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। आज इमरजेंसी है इस देश के अंदर। आपकी बारी नहीं थी जब आपने कोबाड़ गांधी को गिरफ्तार किया था, जीएन साई बाबा को गिरफ्तार किया था, नवलखा को गिरफ्तार किया था। अमीश जी, सवाल यह है कि हमने गिरफ्तार किया था तब हमारे पास में सफिशिएंट प्रूफ होंगे। आज हुआ क्या है कि बिना तैयारी कर ली गिरफ्तारी, और ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कह रही है, ये देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देश की सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पे तमाचा मारा है कि आपकी तैयारी नहीं है और आप गिरफ्तार करने की बात करते हो। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेज किया है कि जो भी सरकार से वैचारिक मतभेद रखता है या सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाता है तो उसको देशद्रोही कह दिया जाता है, या उसके ऊपर कोई और इल्जाम लगा दिए जाते, या फिर सनातन संस्था जैसी संस्था को सुपारी दे दी जाती है कि उसका भी गौरी लंकेश हो जाए या कलबुर्गी हो जाए, सनातन संस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। मैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं, वो मिसरिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। मिसरिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का भाग अलग बोला, मैंने अपना भाग उसमें जोड़ा है। हाँ, तो फिर बताइए, मैंने अपना भाग उसमें जोड़ा है, वही कह रहा हूं। हाँ, तो ये देश की मौजूदा सत्ता जो है उसकी एक कार्यप्रणाली इस तरह से हो गई है। तो अरे भाई साहब, मैं बोल रहा हूं ना, मैंने जोड़ा है उसमें। देखिए, सवाल ये है कि पहले इस तरह से होता नहीं था। सवाल भीमा कोरेगांव का है। भीमा कोरेगांव का आप ओरिजिनल एफआईआर पढ़िए तो उसमें मिलिंद एकबोटे नंबर 1 अपराधी है, शंभाजी भिड़े भी अपराधी हैं उसमें। मिलिंद एकबोटे ने की चिट्ठी पढ़ी थी, आपने नहीं पढ़ी थी? 5 दिन पहले दो सभाएं ली थी। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए। 2 सभाएं ली थी, उसमें पैम्पलेट बांटे गए थे इस इवेंट के खिलाफ, और खुलेआम कहा गया था कि इस इवेंट को हम डिस्टर्ब करेंगे, इसमें हम दंगा करेंगे। ये सारी इंटेलिजेंस महाराष्ट्र आरएसएस और एनजीओ का क्या संपर्क है जो राहुल गांधी ने ट्वीट करा? आरएसएस और एनजीओ का क्या संपर्क है जो राहुल गांधी ने ट्वीट करा? पूना की पुलिस ने प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए। नंबर 1, मिलिंद एकबोटे को 4 महीने तक अरेस्ट नहीं किया, और शंभाजी भिड़े को मुख्यमंत्री क्लीन चिट देते, जबकि शंभाजी भिड़े को सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बेल कैंसिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एफआईआर पढ़ा और शंभाजी भिड़े को आज भी बेल नहीं दी है। लेकिन हमारे महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री ने तैयारी के साथ गिरफ्तारी कर ली, इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट को यह टिप्पणी करनी पड़ी। और इस देश में सिर्फ आरएसएस चलेगी जो राहुल गांधी का आरोप है। देखिए, मैं एक इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट लेके आया। नहीं, सवालों के भी जवाब दीजिए संबित पात्रा। डॉक्यूमेंट आप दिखाते रहिएगा, लेकिन सवालों के भी जवाब दीजिए। उसी का जवाब दे रहा हूं। देखिए, यूपीए का एफिडेविट है जो उन्होंने 2013 में इसी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किया था, जब अरेस्ट किया था इन्होंने 4 या 5 लोगों का। और अब जानते हैं इन्होंने क्या गुहार लगाया था? इन्होंने गुहार लगाया था कि माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, आप जानते नहीं हैं। और उसी समय ये वर्ड अर्बन नक्सल कॉइन किया गया था कि ये अर्बन नक्सल क्या है। इनका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस आर ऑपरेटिंग अंडर द गार्ब ऑफ ह्यूमन राइट एनजीओज, दे आर कॉल्ड एज फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ नक्सलिज्म। ये जो ह्यूमन राइट एक्टिविज्म के नाम से जो एनजीओ काम कर रही है, ये फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन। पर राहुल गांधी ने तो आरएसएस को भी एनजीओ करार दे दिया है। ध्यान दीजिए, राहुल गांधी ने तो आरएसएस को भी एनजीओ करार दे दिया है। नहीं, याद रखिए, आरएसएस तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी एनजीओ है, मगर नक्सलिज्म एनजीओ नहीं है। क्या राहुल गांधी जी को पता नहीं है? एनजीओ का फुल फॉर्म भी पता नहीं होगा उनको, तो एनसीसी का भी फुल फॉर्म पता नहीं था। राहुल गांधी ये बताइए कि मैं यूपीए का आपको एफिडेविट की 3 लाइन आप सुनिएगा तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मोदी जी के दोस्त हैं, सुन लीजिए, मैं बीच में तो नहीं चिल्ला रहा दोस्त हैं क्या? अमीश भाई सुन लीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? आज 2.5 साल हो गया है। ठीक है, पल्लवी आपको आपका समय मिल गया था। मिस्टर सापरा, यू गॉट योर टाइम। मिस्टर सापरा, यू गॉट योर टाइम। देखो, स्वामी अग्निवेश के पास भी जाना, लेकिन उससे पहले पल्लवी होल्ड ऑन, संबित होल्ड ऑन, पल्लवी 40 सेकंड्स। देखिए, पहले जो संबित पात्रा कह रहे हैं वो जायज है। हाँ, पहले मैं जो शुभराष्ट्र ने बोला वो जायज है। हाँ, मैं शुभराष्ट्र की बात पे ही आ रही हूँ।
उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के खिलाफ अगर कोई ऐसे आरोप लगाता है, मैं टैक्स पेइंग सिटीजन। सरकार तो हम सबकी है, बिल्कुल सरकार हम सबकी है, वही आज मुद्दा है। हम भी टैक्स पे कर रहे हैं, आप टैक्स पे कर रहे हैं, सब पे कर तो रहे हैं। आप किसकी तरफ है, राष्ट्रवाद की तरफ है, नक्सलवाद की तरफ है? सब वोटिंग सिटीजन हैं, सब कर रहे हैं। तो ये मेरी सरकार बीजेपी वालों की या आरएसएस वालों की कुछ ज्यादा सरकार नहीं है, सरकार सबकी है। जो 5 लोग आज अरेस्ट हुए उनकी भी यही सरकार है, यही गवर्नमेंट है। तो एक बात जो आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगोरिकली बोली कि डिसेंट की आवाज को मत दबाइए, कुछ रिलेशन। अच्छा, जब जीएन साई बाबा गिरफ्तार हुए थे, जब कोबार गांधी गिरफ्तार हुए थे, इससे पहले जब नवलखा गिरफ्तार हुए थे तब नहीं था, ये अब क्यों? या फिर टारगेट नरेंद्र मोदी है? देखिए एक सेकंड, वो तो फिर सुप्रीम कोर्ट से आप क्वेश्चन कीजिए कि आपने आज सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। नहीं, ये डिसेंट की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने आज, क्या ये एंटी मोदी एजेंडा है? उन केसेस में उस टाइम क्यों नहीं कि ये भी सोचने की बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, जब जीएन साई बाबा, मेरा बड़ा सारा सवाल है, पहले नहीं एक सवाल नहीं, एक सवाल कौन मेरा सुन लीजिए, मेरा सवाल भी बड़ा सरल है, क्या तब लोकतंत्र की हत्या नहीं हुई थी? अमीश जी, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, मैंने सवाल ले लिया है, मैं उसी का जवाब दे रही हूँ। हाँ, कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने आज ही क्यों बोला, और जब पहले ये लोग अरेस्ट हुए थे तब क्यों नहीं बोला? क्या सुप्रीम कोर्ट को भी आज ऐसा सिनारियो दिख रहा है जहां पे डिसेंट की आवाजों को दबाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली है, सुब्रता, क्या डिसेंट की आवाज को दबाया जा रहा है इस मुल्क के अंदर, जो आरोप पल्लवी लगा रही है? जी, मेक योर पॉइंट सुब्रता। आमिश जी, पल्लवी जी ने मेरे वक्तव्य से एक छोटा सा मुखड़ा उठा करके उन्होंने पूरी बाल की खाल निकालने की कोशिश की। अरे कहती ना कि स्वामी अग्निवेश जी की भी सरकार है और सरकारी आतंकवाद तरह का शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। एडवोकेट हैं, उनको मालूम है कि इस तरह का शब्द सेडिशियस भी माना जा सकता है। बट एनीवे, मूविंग बियॉन्ड, मैं पल्लवी जी को बता दूं, विरोध और डिसेंट के लिए देश का हर नागरिक खड़ा है, लेकिन आप अगर विरोध और डिसेंट के नाम पर भारत को ही खत्म कर देना चाहते हैं, जो कि माओवादी और नक्सलियों का असली मतलब है, तो आप किस बात और किस आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि ये डिसेंट नहीं डिसइंटीग्रेशन है? आपके पास कौन से फैक्ट्स थे जो आप इस कंक्लूजन पे पहुंची? हमारे साथ भी शेयर कीजिए। आपको तो ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट में देने चाहिए थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसेंट पर हमला बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसइंटीग्रेशन यूज नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसेंट पर हमला बोला है। एक-एक करके बोलिए, कौन से फैक्ट्स हैं जिस पे आप कंक्लूजन पे पहुंची ये डिसेंट नहीं, ये डिसइंटीग्रेशन है? ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जिससे आपने ये कंक्लूड किया? ashamed of yourself, Pallavi. You should be ashamed. People like you should be ashamed of yourself. And you should be ashamed of yourself. Don't get personal. I do not want to stoop to your level. Your level is very low. नहीं, no personal remarks. क्या violence पे भी retort नहीं, personal remarks नहीं करने चाहिए। personal remarks नहीं करिए, लेकिन बोलने की आजादी तो है जनाब। personal remarks मत करिए, बोलने की आजादी तो है भाई, बोलने की आजादी तो सबको है और डिसेंट की आजादी भी है, तभी इतना सब कुछ हो रहा है, और तभी प्रधानमंत्री को मारने वाली चिट्ठी के ऊपर भी सियासत हो रही है जनाब। मैं ब्रेक ले रहा हूं, स्वामी अग्निवेश ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे, डॉक्टर पात्रा ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रखे, मैं ब्रेक के बाद उन्हीं पर आ रहा हूं। आप देखते रहिए आर पार का ये एक्सप्लोसिव एडिशन लाइव। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ डॉक्टर पात्रा हैं, चरण सिंह सापरा हैं, शुभराष्ट्रा हैं, दिनेश वार्ष्णेय हैं, पल्लवी शर्मा हैं, संजय सिंह हैं। मैं इस दौर में वार्ष्णेय साहब आपके पास आता हूं। जब यूपीए सरकार ने किया था तब लोकतंत्र की हत्या भी नहीं थी, इमरजेंसी भी नहीं थी, लेकिन अब ये सरकार कर रही है, और तब कर रही है जब रोना विल्सन की चिट्ठी सामने आई है, जब एक प्लॉट सामने आया है, तब आपको तकलीफ हो रही है? देखिए, तकलीफ हमें नहीं हो रही, तकलीफ हमें इस बात की हो रही है कि जो भीमा कोरेगांव के वास्तविक हिंसा करवाने वाले थे, उनको बचाने के लिए संभाजी भिड़े ने एक बेटे, उनको बचाने के लिए खेल किया गया है, और दूसरा खेल किया गया है कि कर्नाटका पुलिस की लीड पे सनातन संस्था की यहाँ रेड हुई है, नॉट कि बॉम्बे पुलिस करना चाहती थी, उसको अब ये दबाए रखने के लिए मिडिल ऑफ द इन्वेस्टिगेशंस में एसपी पुलिस का ट्रांसफर कर देते हैं। ये सारी प्रॉब्लम है। दूसरी, जहाँ तक डॉक्टर पात्रा ने एक बात 12 राव के लिए की थी, ये एक्चुअली एक सर्व सत्तावाद की राजनीति करती है बीजेपी आरएसएस। उसका मैं उदाहरण देता हूँ। 1940 में गुरु गोविलकर 1300 प्रमुख प्रचारकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, मैं ये अंग्रेजी में पर मैं हिंदी में बताता हूँ, कि आरएसएस इस बात से प्रेरित है कि एक झंडा, एक नेता, एक विचारधारा जो है, इसकी लॉप हिंदुत्व की विचारधारा के साथ इस महान धरती के हर कोने में फैल जाएगी। ये उसको करना चाहते हैं।
जनतंत्र में पर जनवाद इसमें की इस हत्या गिरफ्तारी कर से रहे हैं। हिंदुत्व की विचारधारा कैसे फैल मैं रही बता है? रहा हूं, नहीं, मैं आपको कुछ कोट करके बताना चाहता हूं। अंडरग्राउंड, एक सेकंड, आरपीएन सिंह गृह राज्य मंत्री थे, मैं कोट करूं उनको, उन्होंने क्या बोला था 2014 के अंदर? अंडरग्राउंड माओवादी सुरक्षा के लिए शहरी इलाकों में आ रहे हैं, इन संगठनों की गतिविधियों पर हम नजर रखे हुए हैं, जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्य सरकारों ने कार्रवाई करेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आरएसएस और बीजेपी के थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने माओवादियों को भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा नंबर 1 बताया था। अच्छा, आप सुन लीजिए, ये बीजेपी की सरकार कर रही है, मोदी की सरकार कर रही है, तो मोदी के विरोध में कुछ भी कहेंगे? सुनिए जी, मैं बता देता हूं क्यों। 30 सेकंड। शक इसलिए होता है क्योंकि इस देश का कोई भी राजनीतिक दल नक्सलवादी तरीके की हिंसा की सम्मति नहीं देता। अगर आपको याद हो, चाहे 75 सीआरपीएफ के जवान मरे हो, चाहे कांग्रेसी नेताओं के हमले हो, इन 5 लोगों को बिना जांच के क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, बिना जांच पड़ताल के क्लीन चिट दे रहे हैं। मोदी जी की हत्या 11 बार ऐसे पहले ये लेटर दिखा चुके हैं, ये पहला नहीं है। अच्छा, लश्कर तैयबा, हाफिज सईद बाइट दे चुका है और स्पीच में कह चुका है कि इस्लाम का झंडा फहराएंगे, मोदी को हटाएंगे। ये हत्या है, हमारी ये मांग है कि ये केस खत्म करके इनको फौरन छोड़ा जाए, क्योंकि सर सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है, क्योंकि वापसी अब तो सुप्रीम कोर्ट में संबित पात्रा, अब तो ये ऑफिशियली डिमांड भी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौ रक्षक, करनी सेना, ठीक है, विश्व हिंदू परिषद, सनातन संस्था, ठीक है, ओके, संबित पात्रा, हिंदू जन जागरण समिति, पल्लवी रुकिए, सुनाते रुकिए, वही पुराना रिकॉर्ड लेकर आप तैयार हो जाते हैं। उससे चुनावी रैली नहीं है ये चाल चली गई है। संबित की बारी है, संबित की बारी है, संबित पात्रा, संबित पात्रा, रिस्पॉन्ड। हाँ, देखिए, आपने अभी जिस एफिडेविट की बात की ना 2013 वाली, उस एफिडेविट के 3 लाइन में पहले से ही पढ़ना चाहता था। उस समय सरकार ने, यूपीए की सरकार ने क्या कहा था अर्बन नक्सलों के लिए? इन फैक्ट इट इज दीज आइडियोलॉग्स हु हैव केप्ट द माओइस्ट मूवमेंट अलाइव and are in many ways more dangerous than the cadres of the People's Liberation Guerrilla Army। उस समय यूपीए की सरकार ने कहा कि ये जो अर्बन नक्सली हैं वो लोग ज्यादा खतरनाक हैं वास्तविक जो नक्सलवादी सड़क पे लड़ रहे हैं उनसे। और आप देखिए 2007 में जब अरुण फरेरा को गिरफ्तार किया गया था, जो अभी भी गिरफ्तार हुए अरुण फरेरा, और उनके लिए यूपीए की सरकार ने कहा, जब अभी जो बोल रहे थे प्रोफेसर साहब चिल्ला चिल्ला के गौरक्षक इत्यादि, जब इसी प्रकार उन्होंने चिल्लाया था तो उस समय यूपीए की सरकार ने कहा था प्रो माओइस्ट रोप इन सिंपथाइजर्स, ये माओइस्ट लोग सिंपथाइजर्स लेके आ गए हैं, और जब हमने असली नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है जिनका नाम अरुण फरेरा है, तो ये छाती पीट पीट के रो रहे हैं। आप दिखाइए, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का 2007 मई का रिपोर्ट है। संजय सिंह also respond, संजय सिंह, एक सेकंड, संजय सिंह अपना डिबेट नहीं है। अब राहुल गांधी जो है, संजय सिंह कमेंट खड़े हो गए हैं जाके, बरी हो गए, 10 के 10 केस बरी हो गए, रुकना पड़ेगा। और ये पूंजीवादी सरकारों का चरित्र होता है। सर संजय सिंह, संबित पात्रा को आपका जवाब, संबित पात्रा को आपका जवाब। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर कोई ये कहता है कि भारत में ऐसे संगठन है जो शस्त्र पर आधारित राजनीति करते हैं, तो इसको स्वीकारने में मुझे किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं है। उनसे राष्ट्र को खतरा है या राज्य जो है वो खतरे में महसूस करता है, फैक्ट है। सवाल ये है कि आप इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। आप देख लो कि सबसे बड़ा जो यहाँ का सशस्त्र संगठन था वो एनएससीएन था। एनएससीएन पे आपने तमाम तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट लगाया, लगा तो उसको दबा तो नहीं पाए। समाधान कब हुआ? जब आप उसके साथ वार्ता में। मुझे तो प्रोफेसर साहब, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आप आर्म स्ट्रगल को जस्टिफाई कर रहे हैं। और मेन स्ट्रीम में जब लाने की चेष्टा की तो आप पाते हैं कि वो संविधान को भी मानते हैं, और आप ये भी पाते हैं कि वो कहते हैं कि ठीक है, हमारी बहुत सारी जो डिमांड है उसको हम ड्रॉप करते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर आप माओवाद का समाधान करना चाहते हैं तो अगर, अरे भाई साहब आप जब बोल रहे थे मैंने तो एक शब्द भी नहीं कहा, इतना आपको डर क्यों लगता है लोगों के बातचीत करने से? पात्रा साहब, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए, लोगों की बात भी सुनना चाहिए। सर मैं घबरा रहा हूं, लेकिन आप इतने डरपोक क्यों हैं कि कोई बोलता है तो आपको डर लग जाता है? बहुत आवश्यक है। मेरी बात तो सुन लीजिए, बंदूक उठाना चाहिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, हो सकता है उसके बाद आपको डर ना लगे, बड़ा अच्छा लगे।
मैंने कब कहा? मैंने कब कहा? उठाना चाहिए। मैंने कब कहा? आप देखिए, ऐसा है, आपने कहा आक्षेप ना लगाएं, आप आक्षेप ना लगाएं। आप बताइए, मैं समाधान की बात कर रहा हूँ ना कि आप शांति वार्ता करते हैं। नहीं, क्या समाधान? आप शांति वार्ता करते हैं। आप देखिए पात्रा साहब, इतना डरपोक नहीं होना चाहिए। यही नक्सली कि कोई व्यक्ति जो है ढंग की बात करे, यही नक्सली एक सेकंड। अभी वार्ष्णेय साहब कह रहे थे कि बंदूक तो बीजेपी और आरएसएस के लोग भी उठाते हैं, तलवारें भी उठाते हैं। शुभराष्ट्र इसको जवाब देना चाहती है। ओके, ठीक है प्रोफेसर साहब, मैं आपकी बात आऊंगा। प्रोफेसर सिंह, मैं आपकी बात आऊंगा। शुभराष्ट्र जवाब। शुभराष्ट्र, ये अर्बन नक्सल क्या वर्ड कॉइन किया गया है या फिर वाकई अर्बन नक्सल हम में से कुछ लोग मौजूद हैं? और तलवार और शस्त्र तो बीजेपी और आरएसएस के लोग भी उठाते हैं। दिनेश वार्ष्णेय ने बोला। पल्लवी, I'll give you chance। जी 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 आमिश जी, मैं हमेशा से कहती आई हूं, दोबारा रिपीट कर रही हूं, इस देश में आतंकवाद का स्वरूप केवल वो नहीं है कि 10 जगह जाकर बम फोड़ दिए गए। इस देश में बौद्धिक आतंकवाद एक सच्चाई है, और बौद्धिक आतंकवादी ना केवल मीडिया में छुपे हुए हैं, बल्कि ये एकेडेमिया में है, ये लीगल प्रोफेशन में भी हैं। जो कई तो लॉयर्स ऐसे हैं जिन्होंने केंद्रीय विद्यालय में क्या प्रेयर हो इस पे भी आपके बौद्धिक फांसीवाद के खिलाफ जो बोले तो वो बौद्धिक आतंकवाद है। आपके बौद्धिक फांसीवाद के खिलाफ जो बोले तो बौद्धिक आतंकवाद है। आप फांसीवादी प्रवृत्तियों को साथ लेके चलती हैं। नहीं, बजरंग दल क्या करता है? तलवार लेके चल रहा है, चक्कू लेके चल रहा है, बल्लम लेके चल रहा है, हंसिया लेके चल रहा है। वो क्या है? वो क्या है मुझे बताइए। आपके आरएसएस चैनल में बकायदा बंदी हिस्ट्री का प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटी के अंदर कोई हिस्ट्री का प्रोफेसर बनकर यूनिवर्सिटी में बच्चों के दिमाग में जहर पड़ रहा है, वो कौन सा आतंकवाद है? वो बौद्धिक आतंकवाद नहीं है क्या? जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं सारे स्कूलों एक सेकंड सर, आपने बात करी पल्लवी की भी ये सेंटर है, सब बताते हैं। हम बच्चे ट्रेन नहीं करते या तलवार चलाने के लिए। अच्छा, आपके बीच में शुभराष्ट्र नहीं बोली थी, आप बीच में बोले थे। उखाड़ कर फेंका है, अगली बारी केरल की है। ठीक है, त्रिपुरा में बाहर हो रहे हैं, उसी की डेस्परेशन है। अच्छा, क्या 19 में हराने के लिए मोदी को उड़ा दे? 19 में हराने के आपकी डेस्परेशन है। उद्घोष है दिनेश जी, वही जनता। ठीक है, अच्छा एक प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नहीं चलेगा। एक सेकंड, जनता का छोड़िए, एक सेकंड सनातन संस्था पर आप बहस कर लीजिएगा। क्या प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नहीं है? पल्लवी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी नहीं है? देखिए, शुभराष्ट्र किसी के बीच में नहीं बोली थी, आप उनके बीच में बोले। जवाब। मैं नहीं, आप नहीं बोले, मैं प्रोफेसर साहब की बात कर रहा हूं। जी देखिए, पहले तो प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि मैंने पहले भी कहा पूरे देश का है, उनकी सिक्योरिटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है। तो फिर क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं पांचों को अभी के अभी? अब आप बोलने मैं पूछ रहा हूं सवाल। नहीं, क्लीन चिट उन्हें कोई नहीं दे रहा है, ना कोर्ट ने दी है, ना कोई और बैठ के दे जा रही है। आकर रिहा करिए, इनको जवाब दीजिए ना। आपने एस्टैब्लिश कर दिया कि वो लेटर जेन्युइन है। आपने एस्टैब्लिश कर दिया। सर एक सेकंड, आपके साथ बैठ के बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो ओनस है वो गवर्नमेंट पे डाला है कि आप साबित कीजिए आपके पास क्या एविडेंस है और बिल्कुल डाला है, आप अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये पूछने के बजाय कि आपने क्लीन चिट दी है या नहीं दी है, इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि किस बेस पे अरेस्ट करने आई महाराष्ट्र पुलिस। और यहाँ पे मैं बस 10 सेकंड्स और लूंगी, मैंने किसी में इंटरप्ट नहीं किया। यहाँ पे जो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, जब उनसे क्वेश्चन आता है वो घुमा फिरा के डॉक्यूमेंट, देखिए मेरे दस्तावेज और यूपीए पे कहानी घुमाते हैं, और जो आरएसएस है वो पर्सनल अटैक करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन एक क्लियर कट जवाब किसी के पास नहीं है। आप बिना तैयारी करती हूँ। पल्लवी शर्मा, राहुल गांधी ने जब ट्वीट किया था और जब लंदन में जाकर भाषण दिया था कि ओह मैं बेचारा, मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, मेरी दादी की मृत्यु हो गई, खड़े होना चाहिए, बिल्कुल साथ खड़े होना चाहिए सरकार के। और आप सरकार का पक्ष ना लेकर उन लोगों का पक्ष लेने की कोशिश कर रही हैं छद्म तरीके से, जिनके ऊपर ये आरोप है, और वो आरोप आप स्वयं करिए, सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया, तो आप उनको क्यों डिफेंड करने की
कोशिश कर रही है छद्म रूप से। उन पे आरोप की चर्चा भी शुरू भी नहीं हुई। हाउ इग्नोरिंग संबित पात्रा भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चरण सिंह सापरा भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं। चरण सिंह सापरा, आई प्रॉमिस आई विल कम बैक टू यू। आप देख रहे हैं इस समय आर पार का ये एक्सप्लोसिव एडिशन। आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर। मेरे साथ डॉक्टर पात्रा है, चरण सिंह सापरा है, स्वामी अग्निवेश थे, शुभराष्ट्रा, दिनेश वार्ष्णे, पल्लवी शर्मा, संजय सिंह। मैं सापरा साहब आपके पास आता हूं। आखिरकार कांग्रेस के क्या मन में आया, या फिर कहूं तो राहुल गांधी के क्या मन में आया कि इस पूरे मामले को एनजीओ और राहुल और आरएसएस से जोड़ दिया जाए? क्यों? जो एनजीओ की फंडिंग बंद हुई है उसमें तकलीफ आपको भी कुछ है क्या? नहीं अमीश जी, देखिए सवाल ये है, आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री साहब की हत्या की चर्चा की बातें कर रहे थे आप। इसमें मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ये चाहती है कि अगर प्रधानमंत्री साहब को कोई खतरा है, उस तरह की चिट्ठी मिली है तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। हमने भी 2 प्रधानमंत्री खोए हैं, 1 मुख्यमंत्री खोया है और हमारे 13 छत्तीसगढ़ के सीनियर लीडर हमने खोए हैं। अब सवाल यह है कि इस विषय की चर्चा जो वहाँ के जॉइंट कमिश्नर ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, शिवाजी बोड़के ने, उसने बिल्कुल इस विषय की चर्चा नहीं की। जब उनको पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि इनको इसलिए पकड़ा जा रहा है क्योंकि भीमा कोरेगांव में जो दंगे भड़के थे उसमें इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। उन्होंने प्रधानमंत्री जी की हत्या का उल्लेख या उसका इल्जाम का कोई चर्चा नहीं की है। तो ये जो जॉइंट कमिश्नर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं और हम सब बैठ करके चर्चा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ये चर्चा को फैलाव देना चाहती है। मैं कहना चाहता हूं कि ये गलत है, कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ठीक है सर, 30 सेकंड है संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए अमीश भाई, जहां तक जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको क्लीन चिट देने की बात हो रही है, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। गौतम नौलखा, जिसके विषय में इतनी अच्छी बातें की, क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि 2011 में जॉइंट कमिश्नर है वो चर्चा नहीं कर रहे, आप कर रहे हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप विक्टिम कार्ड मत खेलिए, नहीं विक्टिम कार्ड मत खेलिए, हम ये बोल रहे हैं पॉलिटिकल मोटिवेशन मत करिए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स मत कीजिए। अब मैं बोल सकता हूं? ओके संबित, मेक योर पॉइंट। संबित मेक योर पॉइंट। मेरे पास 30 सेकंड है। 2011 में यही नौलखा इनको कश्मीर में घुसने नहीं दिया था यूपीए की सरकार ने, क्योंकि इन्होंने कहा था ये कश्मीर को जलाना चाहते हैं। आज जब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अरे भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि इन्वेस्टिगेशन करिए, लेकिन ये मत कहिए कि प्रधानमंत्री जी को मारने की जो हत्या की जो साजिश है उसमें ये पल्लवी आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में क्या कह रही थी? 1 सेकंड। जी देखिए, जो ये कह रहे हैं कि नौलखा जी को कश्मीर में घुसने नहीं दिया, ये वो, इससे कुछ नहीं होता। घुसने तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी नहीं दिया था कश्मीर में पहले, तो इससे कोई टेररिस्ट या कोई नक्सलाइट लेबल नहीं हो जाता है। एक सिंपल सी बात है, कंपेयर कर रहे हैं, ह्यूमन राइट होता ही नहीं है, केवल आतंकवादियों का ह्यूमन राइट होता है। एक सेकंड, अगर इनकी थ्योरी पे जाएं तो वो कंपैरिजन ये कर रहे हैं, मैं नहीं। और देखिए इस वक्त बिल्कुल फैक्चुअल बात है, जो कहीं से ना बीजेपी के वाले ने यूपीए पे गुब्बारे, कभी इन्होंने आर्मी की ह्यूमन राइट की बात की है, कभी इन्होंने सिविलियन की ह्यूमन राइट की बात की है। सारा ह्यूमन राइट की मैडम का जो है वो नक्सलाइट का ह्यूमन राइट है। शुभराष्ट्रा कुछ कहना चाहती है? शुभराष्ट्रा, ठीक है, मैंने अपना पॉइंट रखा, वो इंटरप्ट कर रहे हैं। एनजीओ वाली 10 सेकंड। जी देखिए, सिंपल सी बात है, बोला गया कि भीमा कोरेगांव केस से रिलेटेड इन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है। एक सिंपल सा मुद्दा है, भीमा कोरेगांव केस की जो एफआईआर है, क्या उनमें शुभराष्ट्रा मेक योर पॉइंट। शुभराष्ट्रा 20 सेकंड मेक योर पॉइंट। शुभराष्ट्रा 20 सेकंड मेक योर पॉइंट। आमिश जी, मुझे बहुत ताज्जुब होता है कि आपने एनजीओ वाली बात पूछी और सभी पैनलिस्ट की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, जो अभी डिफेंड कर रहे हैं दूसरे पक्ष को। मैं एक बात बता दूं आमिश जी, एनजीओ वाली बात पे कोई एक शब्द इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि सर मैडम फिलहाल टाइम इतना ही है। आप तमाम लोगों का शुक्रिया आर पार के साथ जुड़ने के लिए, अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। आज का निष्कर्ष यही है कि देश हित में कुछ फैसलों को लेना पड़ता है और उनको लेना चाहिए, लेकिन देश हित के साथ साथ लोकतंत्र का भी ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार और अब वक्त है अगले शो का।